हेलो माय डियर स्टूडेंट बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल AK शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के सब्जेक्ट संस्कृत के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए संस्कृत रिवीजन क्लास का ये दूसरा पार्ट है। बच्चों, पाटलिपुत्र वैभव एवं संस्कृत साहित्य लेखिका का आज हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे और सिर्फ वही प्रश्नोत्तर देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारे लिए ज़रूरी है। हमें एक भी टॉपिक से नहीं भटकना है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बस उतना ही क्वेश्चन करना है और कंप्लीट निचोड़ हम लाए हैं बच्चों यहाँ पे आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और इजी वे में आप क्वेश्चन को याद कर सकते हो, नोट को देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बस अच्छे से हमारे साथ बने रहो और गौर से इस क्लास को रीड करो, पढ़ो। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूं आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करते रहो, अच्छा करते रहो। ठीक बच्चों, पाटलिपुत्र वैभव, ये जो पटना जो है पाटलिपुत्र है, बिहार की क्या है, राजधानी है। ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं। चलो, इसमें जो होता है ना, पूछा जाता है कि कौन सी रचना या कौन सी काव्य या ग्रंथ जो है और उसके रचनाकार कौन है। ठीक है, पहले ये जान लो कि पटना जो है यह हमारा ध्यान आकर्षित करता है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। बहुत सारे चीज़ हैं पटना में बच्चों, लेकिन खास करके विशेष रूप से 3 चीज़ आपको याद रखना है। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में ये हमारा विशेष रूप से क्या करता है, ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, अब धार्मिक कैसे कहोगे, तो पटना में क्या है बच्चों, गुरुद्वारा है, भगवान मंदिर, महावीर मंदिर वहाँ पे है। ठीक है, पटन देवी की पूजा होती है, बहुत सारे धर्म स्थल वहाँ पे हैं जो काफ़ी देखने लायक है। ठीक है, तो धार्मिक स्थल हो गया। राजनीतिक क्षेत्र के उद्देश्य से पटना काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बिहार के जो भी बड़े पद पर बैठे राजनीतिक अधिकारी होते हैं वो पटना में ही रहते हैं, वहाँ से ही शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग धंधे बहुत सारे पटना में हैं। तो ये 3 क्षेत्र में हमारा क्या करता है, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ, कूटनिम्ताक्ष है क्या, कूटनिम्ताक्ष के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। कूटनिम्ताक्ष के रचनाकार क्या है, दामोदर गुप्त। तो बच्चों कैसे याद रखोगे वो देखो। ठीक है, देखो कूटनिम्ताक्ष में ख आ रहा है, ख के बाद क्या होता है, क ख गौ आता है ना, गौ। तो गुप्त में क्या है, गुप्त में यहाँ गुप्त है, तो गुप्त में गौ है और यहाँ ख है, ख के बाद गौ आता है। तो इस तरह से याद कर लोगे कि कूटनिम्ताक्ष के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त है। ठीक है, उसके बाद काव्यमीमांसा, काव्यमीमांसा लास्ट में सौ आ रहा है, तो सौ से शेखर, सौ से शेखर। काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर है। कौन है, राजशेखर। बच्चों, इंडिका जो है यह मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है बच्चों, मेगास्थनीज की रचना है। बच्चों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और ज़रा सा भी ये नहीं है कि ध्यान से भटकना ही, क्योंकि यहाँ पे सारा निचोड़ है। एक भी लाइन आपका मिस हो गया, एक भी चीज़ें दिमाग से निकल गई तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज है और मेगास्थनीज कौन है, यूनान के राजदूत। ठीक है, ये हो गया। आगे बच्चों, अशोक के समय में जब मेगास्थनीज अपने स्मरण पुस्तक में, अपने नोट्स में ये लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, तो वो बता रहे थे पटना के बारे में लिखे हुए थे, अपने स्मरण किताब में, अपने ग्रंथ में लिखे हुए थे कि अशोक के समय में, जिस वक्त राजा अशोक का समय था, अशोक के समय में पटना क्या था, पटना की शोभा, पाटलिपुत्र की शोभा दर्शनीय और क्या थी, समृद्ध थी। दर्शनीय और क्या थी, समृद्ध थी। तो बच्चों यहाँ से भी एक ट्रिक बना लोगे कि अशोक में 100 आ रहा है और समृद्ध में 100 आ रहा है। तो अशोक के समय, राजा अशोक के समय
पटना कैसा था बच्चों, यहाँ की जो शोभा थी ना, पटना की शोभा दर्शनीय, देखने योग्य और समृद्ध थी। कैसी थी? समृद्ध थी। ये बातें किसने बताई? मेगास्थनीज ने बताई। कौन बताई? मेगास्थनीज। ठीक है, आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, इसकी शोभा, पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था दोनों अति उत्तम थी। क्या थी बच्चों? अति उत्तम। तो अशोक के समय में समृद्ध आपको याद रखना है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्तम थी। ठीक है, आगे बढ़ो। प्राचीन काल से ही पटना क्या कर रहा है? महत्व धारण, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान धारण करता आ रहा है। किस काल से? आपसे पूछा जाएगा कि पटना किस काल से महत्व स्थान धारण करते आ रहा है, तो आपको क्या बोल रहे हैं बच्चों? प्राचीन काल से। ठीक है, आगे। पाणिनि जो है वो किसके लिए फेमस है? तो व्याकरण का जनक माना जाता है उसे। संस्कृत व्याकरण का क्या माना जाता है? जनक। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है, तो ये याद रखोगे पाणिनि को। ठीक है, पटना का कौन कौन सा नाम जाना जाता है, या क्या क्या नाम आपको देखने को मिला इस चैप्टर में? ठीक है, तो पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, जो पाटल पुष्प की पुतलिका से निकला है। तो ये तीन नाम आपको पटना का क्या हो गया? कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलिपुत्र। ठीक है, ये तीन नाम पटना का याद रखोगे। ठीक, आगे। ये पूछा जाता है आपसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कौमुदी महोत्सव का वर्णन करें। 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव का वर्णन करें। तो बच्चों, कौमुदी महोत्सव शरद, मतलब ठंड के समय में, शरद काल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में, ठंडा के समय में, गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव बच्चों? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह काफ़ी प्रसिद्ध महोत्सव था उस वक्त का, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार था उस वक्त का। ठीक है, किस वक्त का? गुप्त वंश के शासनकाल में, ठंडी के समय में, शरद काल में मनाया जाता था। इस शुभ अवसर पर जब ये महोत्सव होता था, तो इस शुभ अवसर पर लोगों में ठीक उसी तरह का माहौल और उत्साह होता था, आनंद होता था। ठीक है, जिस तरह अभी हम लोग दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आनंदित होते हैं, जिस तरह खुशी का एक वातावरण होता है, सभी लोग इसमें अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जहाँ तहाँ क्या पंडाल लगते हैं, बड़ा ही आनंदमय माहौल होता है। ठीक उसी प्रकार उस वक्त बच्चों, शरद काल में, गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। बड़ा ही प्रसिद्ध, लोकप्रिय महोत्सव था वो, वहाँ पर मनाया जाता था। ठीक है, तो उस शुभ अवसर पर भी लोग ठीक उसी प्रकार आनंदित होते थे, उत्साहित होते थे। ठीक है, जिस तरह आज हम लोग दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ वही नोट किया गया है, बाकी सारी बातें स्किप करके हटा दिया गया है। तो यहाँ एक भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। आपको इस नोट का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लोगे, और एक एक लाइन को अच्छे से 1 लाइनर ही बनाया गया है, एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन है और आंसर है। तो आप इसको क्या करोगे? अच्छे ढंग से, ठीक है, रीड कर लोगे। ठीक है, PDF डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे तो PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, आगे देखो। किस काल में बच्चों? मध्यकाल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्ष की जीर्णता प्राप्त हो गई। अर्थात पटना ग्राम को, पाटलिपुत्र को स्थापित हुए 1000 वर्ष कब पूरा गया? मध्यकाल में। कब पूरा बच्चों? मध्यकाल में पाटलिपुत्र को, पटना को 1000 वर्ष की जीर्णता क्या हो गई? प्राप्त हो गई। ठीक है, किस काल में बच्चों? मध्यकाल में, 1000 वर्ष की। ठीक, और अभी परीक्षा में आप लोगों को कुछ दिन पहले ही पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों? क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों को कि वर्तमान में पटना को स्थापित हुए, या पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास बच्चों, अभी हम लोग आधुनिक काल में हैं, तो पटना का इतिहास जो है वो कितना? 2500 वर्ष पुराना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए इसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, ये दिमाग में रखोगे, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है? साहित्य और मुद्राक्षर से ये जानकारी प्राप्त चलता है। साहित्य जब पढ़ोगे, या फिर रुपया पर जो सिक्के होते थे, उस पर जो राजा महाराजाओं के निशान बने हुए थे, तो उससे भी पता चलता है, उसको मुद्राक्षर कहते हैं। ठीक है,
तो साहित्य और मुद्राक्षर से ये जानकारी मिली है हम लोगों को कि पटना का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। मध्यकाल में 1000 वर्ष पूरा था और अभी हम लोग आधुनिक काल में है, अभी के हिसाब से पूछा जाएगा तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे मुगल काल में पटना महानगर का क्या हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, काफ़ी ज़्यादा पटना का क्या हुआ, विकास हुआ। किसके काल में बच्चों, मुगल के काल में। ठीक, जीर्णोद्धार हुआ, जीर्णता प्राप्त हुई मध्यकाल में, और मुगल के काल में क्या हुआ, पटना का जीर्णोद्धार हुआ। अंग्रेज के शासनकाल में पटना का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। क्यों विकास हुआ बच्चों, जानते हो अंग्रेज पटना में रह के वहाँ से ही पूरे बिहार पर या अन्य देशों पर ना भूभाग पर क्या करता था, अपना शासन कायम करता था, शासन देखभाल करता था, वहाँ पे वो रहने का स्थान बना रखा था। तो बताओ कि जब हम जो लोग जहाँ पे रहेंगे उस जगह को विकसित करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको रहना है, उस जगह का वातावरण ना, एक जगह आप कोचिंग खोल लेते हो तो कोचिंग रहता है, या जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं या जहाँ पर हम खेलने जाते हैं वहाँ का आसपास का वातावरण क्या होता है, काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा बना के हम लोग रखते हैं। तो ये अंग्रेज़ लोग यहाँ पटना में रहते थे, यहाँ उनकी क्या थी, कोठरी हुआ करती थी, यहाँ पे उनका अड्डा हुआ करता था, यहीं पर वो लोग रहते थे। तो पटना का क्या किए, बहुत ज़्यादा विकास किए। ठीक, तो अंग्रेज के शासनकाल में पटना का काफ़ी क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, हाँ, ये आपको पूछा जाता है कि किस काल में, ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम पटना नाम से क्या हुआ, विख्यात हुआ। तो मध्यकाल में बच्चों, किस काल में, मध्यकाल में पटना का नाम, पाटलिपुत्र का नाम पटना नाम से क्या हो गया था, विख्यात हो गया था, पटना नाम से ही जाने लगा था पाटलिपुत्र को। किस काल में, मध्यकाल में। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछे जाते हैं किस काल में पटना का नाम पटना पड़ा। ठीक है, तो आप बोलोगे मध्यकाल में। पटना शब्द की उत्पत्ति पत्तन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, पत्तन शब्द से। पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, पत्तन शब्द से हुई है। ठीक है, नगर की पालन करने वाली पटन देवी की पूजा आज भी होती है। पटन देवी याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना नगर की पालन करने वाली कौन है, पटन देवी हैं। ठीक है, जो आज जिनकी पूजा आज भी पटना में काफ़ी धूमधाम से होती है। पटन देवी की पूजा, नगर की पालन करने वाली देवी कौन सी है, पटन देवी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि नगर की पालन करने वाली कौन सी देवी है, तो पटन देवी बोलना है। ठीक है, आगे पटना के उत्तर दिशा में, जिसको संस्कृत में हम उत्तर श्याम लिखते हैं, पटना के उत्तर दिशा में, यही पूछा जाएगा पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आपको क्या लिखना है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में सब पूछ जाते हैं, मैंने इसको एक लाइन में बना लिया है ताकि आपके समय की बचत हो और हमें भी समय की बचत हो। ठीक है, गंगा नदी पर बना हुआ जो गांधी सेतु है बच्चों, जब भी आप सिमरिया गए होंगे, ठीक है, जाते हैं गंगा स्नान के लिए या फिर सब विसर्जन में जब जाते हैं लोग, तो वहाँ पर जब गांधी सेतु पुल पे चढ़ते हैं तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे गाड़ी से जाने में, तो काफ़ी लंबा बांध है बच्चों। ठीक है, तो गंगा नदी पर बना हुआ गांधी सेतु बांध एशिया का सबसे लंबा बांध था बच्चों, सबसे बड़ा बांध था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब दर्शनीय स्थल क्या क्या है पटना में, ऐसा क्या क्या जगह है, कौन कौन सा जगह है जो काफ़ी दर्शनीय है। ऐसे तो अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा दर्शनीय चीज़ें बनाई गई है ना, नए नए दर्शनीय जगह बनाए गए हैं, पार्क बने हैं जो अभी वर्तमान में बने हैं, लेकिन पुराने धरोहर के रूप में आखिर क्या फेमस है पटना में, वो देखें बच्चों। पटना में सुंदर संग्रहालय है, जहाँ पर, ठीक है, पुराने जो भी हमारे इतिहास की चीज़ें हैं इस संग्रहालय में जमा करके रखे गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो। पटना में हाई कोर्ट है बच्चों। ठीक है, पटना में क्या है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है बच्चों। पटना में क्या है, उच्च न्यायालय है जो 1916 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। पटना में क्या है, उच्च न्यायालय है जो 1916 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। ठीक है, पटना में क्या है, सचिवालय में सारे सचिव लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। पटना में क्या है, सचिवालय है। ठीक है, गोलघर पटना में है बच्चों, आप लोग जानते हो। तारामंडल है पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको हम लोग चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य काल का जो अवशेष बचा हुआ है, जो भी राजा महाराजाओं का अवशेष बचा हुआ है, चीज़ें यहाँ पर बचा हुआ है, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है धरोहर के रूप में, इतिहास, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो बच्चों। पटना में जाओगे तो महावीर मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर है बच्चों।
ठीक है। वहाँ पे शाम के समय पूजा अर्चना होती है, आरती होती है। उस समय जब आप जाओगे वहाँ पे तो काफ़ी सुंदर दृश्य होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव करोगे, ठीक है। तो ये फिर गुरुद्वारा है बच्चों, पटना में ही गुरुद्वारा है। तो ये सारे जो स्थल हैं, सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि ETC लिखा हुआ, बहुत सारी जगह है बच्चों। ये प्रमुख जगह है जिसका नाम हमने यहाँ पे गिनाया है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा देखने लायक स्थल हैं। पटना जब भी जाओगे तो इस जगह पे जरूर घूमना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है। किसके लिए बच्चों? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। बच्चों सिख संप्रदाय जो है ना, सिख धर्म के जो लोग हैं, सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु और अंतिम 10वें और अंतिम गुरु कौन? 10वें और अंतिम गुरु, 10 ही गुरु टोटल हुए हैं सिख संप्रदाय में। तो 10वें और अंतिम गुरु कौन थे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। याद कर लोगे, 10वें याद करोगे, 10वें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। या पूछोगे गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे ना, कितने नंबर पे आते हैं? तो 10वें गुरु, ठीक है, और अंतिम गुरु। तो सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना में है। कहाँ है बच्चों? पटना में, जो आज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है बच्चों? गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ प्रत्येक वर्ष भव्य समारोह होते हैं। बहुत ही सुंदर समारोह होता है, ठीक है, भव्य समारोह होता है, मेला लगते हैं, बड़ा गजब का माहौल होता है जब सिख धर्म के लोग ना देश विदेश से यहाँ पे आते हैं। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर एक बहुत अच्छा समारोह होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देखने लायक होता है। और गुरुद्वारा इतना अच्छा है बच्चों, जाके देखोगे उसके बिल्डिंग्स, उस पर उसके दीवार पे जो चित्रकारी कितना गजब गजब है, वो देखते देखते आपको आधा एक घंटा ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। बहुत गजब का जगह है बच्चों गुरुद्वारा, ठीक है। तो सिख संप्रदाय के लिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है, जो आज गुरुद्वारा नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, जहाँ प्रत्येक वर्ष भव्य समारोह उनकी जयंती पर, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लगता है, भव्य समारोह होता है। और इसके दर्शन के लिए देश विदेश से यात्रीगण क्या होते हैं? आते हैं। तो पटना मानचित्र पर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध पटना कब आए थे और पटना के बारे में उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था, ठीक है। तो भगवान बुद्ध पटना आए थे बच्चों तपस्या के बाद। क्या आए थे? भगवान बुद्ध तपस्या के बाद पटना आए थे और उन्होंने पटना के बारे में क्या किया? भविष्यवाणी किया। क्या किया? देखो यहाँ से देखो, पटना के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया कि यह जो पाटलीग्राम है, पाटलिपुत्र मत बोलो, पाटलीग्राम, ठीक है, यह जो पाटलीग्राम है आगे चलकर, ठीक है, एक महानगर होगा। जैसा कि आज हम जानते हैं बिहार में एक ही महानगर है और वो क्या है बच्चे? पटना है। तो उन्होंने उस वक्त भविष्यवाणी कर दिया था कि यह पाटलीग्राम आगे चलकर, ठीक है, महानगर होगा, किंतु पारस्परिक कलह, मतलब आपसी वाद विवाद पटना में होते रहेगा। पारस्परिक कलह, अग्निकांड और बाढ़ से सदैव ग्रसित रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध पटना कब आए थे और पटना के बारे में उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था। भगवान बुद्ध कब आए थे बच्चों? तपस्या के बाद पटना आए थे और उन्होंने कहा था कि यह जो पाटलीग्राम है, उस वक्त पटना का नाम पाटलीग्राम हुआ करता था बच्चों। तो उन्होंने कहा कि यह जो पाटलीग्राम है आगे चलकर महानगर तो हो जाएगा, लेकिन आपसी वाद विवाद यानी आपसी पारस्परिक कलह, अग्निकांड और बाढ़ से सदैव क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में अधिक नॉलेज लेना है, अधिक जानकारी लेना है, तो आप हमारे चैनल पे चले जाना। पाटलिपुत्र वैभव का पूरा व्याख्या जो है, हिंदी अनुवाद वहाँ पे करवाया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे आपको ये काफ़ी है, इसी से आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चंस आ जाएंगे, मिल जाएंगे, कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोट डाउनलोड कर लोगे उसको, ठीक है, याद कर लोगे, ठीक। थोड़ा जानकारी और ले लो। देखो, दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुट निम्ताख्य पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली पटना महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है, तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये ले लो, ठीक है इसका। उसके बाद भगवान बुद्ध कब आए थे? भगवान बुद्ध तपस्या के बाद पटना आए थे। उन्होंने कहा था कि यह गांव आगे चलकर क्या होगा? महानगर होगा, किंतु पारस्परिक कलह, अग्निकांड और बाढ़ से सदैव क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। ये बात मैंने बताया बच्चों, ठीक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा
और सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्तम थी, ये बात भी है। ठीक, उसके बाद मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस नगर की शोभा यानी पटना की शोभा दर्शनीय थी, अशोक के समय में यह अधिक क्या था? समृद्ध था। ठीक है, उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, प्राचीन काल में बहुत लंबे समय तक सरस्वती परंपरा चलती रही। क्या परंपरा चलती रही बच्चों? सरस्वती परंपरा चलती रही। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लोगे। ठीक, उसके बाद कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा एक उनका पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है, स्मरण किया है, याद किया है कि उपवर्ष वर्ष, ठीक है, उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल वर रुचि पतंजलि, क्या हुआ? पाणिनि एक अलग नाम हुआ, पिंगल एक अलग नाम हुआ और वर रुचि एक अलग नाम हुआ। ठीक है, पतंजलि, पाणिनि पिंगल और पतंजलि, वर रुचि पतंजलि, ये यहाँ पर अध्ययन की काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, व्याकरण के फील्ड में काम की और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि या ख्याति अर्जित की, काफ़ी फेमस हुई बच्चों। ये किसने बताया है? राजशेखर ने बताया है कि यहाँ पर ये लोग काफ़ी विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पर अध्ययन की। ठीक है, पाणिनि पिंगल और पतंजलि यहाँ अध्ययन की, स्टडी की और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि या ख्याति अर्जित की। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ और पुराण से पटना का नाम क्या पड़ता है बच्चों? कुसुमपुर और पुष्पपुर पड़ता है। इससे पता चलता है कि पटना के आसपास काफ़ी ज़्यादा फूलों की खेती हुआ करती थी। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन करवाया कि इस नगर में शरद काल में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। उस शुभ अवसर पर सभी लोग आनंदित होते थे। आजकल दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जैसा समारोह होता है वैसा ही उस वक्त समारोह होता था। ठीक है, ये सब हो चुका है बच्चों। ठीक है, पटना में क्या होता है? पटना नगर की पालन करने वाली पटन देवी की आज भी पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये दर्शनीय स्थल के बारे में बताया गया है। प्राचीन गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वारा नाम से आज पटना में क्या है? प्रसिद्ध है और यहाँ कई देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए क्या होते हैं? आते हैं। तो पटना के बारे में यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको पूछी जाती है। तो ये रहा हो गया आपका, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव का सारा क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब आ जाओ संस्कृत साहित्य लेखिका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर गौर से आप इसको पढ़ते हो तो 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो गौर से देखो, विपुल मतलब होता है विशाल। विपुल मतलब क्या होता है? विशाल। किम मतलब क्या? अस्ति मतलब है। विशाल क्या है? तो संस्कृत साहित्य जो है बच्चों, संस्कृत का जो साहित्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो आपसे पूछा जाएगा विपुलम किम अस्ति, विपुलम मतलब विपुल मतलब विशाल, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है। तो समझ जाओगे विपुलम किम अस्ति का मतलब समझ जाओगे कि पूछा जा रहा है कि विशाल क्या है, तो आप कहोगे संस्कृत साहित्य जो है काफ़ी विशाल है। ठीक, उसके बाद विपुलम संस्कृत साहित्यम कहि संवर्धितम। ठीक है, ये जो विपुल विशाल जो संस्कृत साहित्य है वह किसके द्वारा संवर्धित है? ये इसका मैंने संस्कृत लिखा है, यहाँ नीचे हिंदी भी लिखा हुआ, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, विपुल मतलब विशाल, संस्कृत मतलब संस्कृत, साहित्य मतलब साहित्य, कह मतलब किसके द्वारा, संवर्धित मतलब संवर्धित है। तो बच्चों ये जो है ना कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। किसके द्वारा है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। ठीक है, उसके बाद काव्य नामे रचना संरक्षणे च का दत्तावधाना। ठीक है, अर्थात इसका हिंदी हो गया बच्चों कि काव्य की रचना और संरक्षण में कौन दच्चित सावधान हैं। ठीक है, तो स्त्री जो ऋषि की पत्नियां हुआ करती थी, राजा की पत्नियां हुआ करती थी, जिसको हम लोग ऋषिका कहते हैं, स्त्रियां भी, ठीक है, क्या काव्य और रचना के संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा सावधान हुआ करती थी, रहा करती थी, वो भी लिखा करती थी। ठीक है, आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने बोला ना इस चैप्टर में इस जो नोट है इसमें वही चीज़ें छांट कर निकाली गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने बहुत चीज़ छोड़ दिया है बच्चों, ठीक है, जो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है या परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो छोड़ने वाला चीज़ था मैंने पहले ही छोड़ दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, तो एक ही भी चीज़ को स्किप नहीं करना, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पूछा जाता है गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत, अर्थात बच्चों कि गंगा देवी किस, ठीक है, महाकाव्य की रचना की है। तो गंगा देवी मधुरा विजयम की रचना की है। ठीक है, अब देखो जरा इनके बारे में जानो कि गंगा देवी कौन थी। कंपन राय की रानी, किसकी रानी बच्चों?
कंपन राय की रानी गंगा देवी की रचना है मधुरा विजयम। क्या नाम है बच्चों? मधुरा विजयम इनकी एक रचना है गंगा देवी की। और गंगा देवी कौन थी? कंपन राय की रानी थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी। ठीक है, तो इस तरह से ये याद कर लोगे, गंगा नदी में जब बाढ़ आती है, ठीक है, तो वहाँ के आसपास के जो घर होते हैं वो कंपित करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है, या वहाँ के लोग जो होते हैं कांपने लगते हैं। तो गंगा देवी कंपन राय, गंगा देवी कंपन राय, इस तरह से याद कर लो। गंगा ना कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। ठीक है, और 14 नंबर पाजा, इस तरह से याद कर लो कि 14 नंबर पाजा जो है डोलने लगता था। इस तरह से याद कर लोगे कि गंगा नदी में जब बाढ़ आती है, गंगा नदी में जब पानी उफान पर आती है तो कंपन होने लगता है और 14 नंबर पाजा जो है वह हिलने लगता है। इस तरह से मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि याद करने में आपको सहूलियत महसूस हो। तो इससे क्या याद रखोगे? कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी था, ठीक है, और वह उसका समय कौन सा है? 14वीं सदी उनका समय था। ये भी पूछा जाता है कि गंगा देवी का समय कौन सा था, तो आप क्या बोलोगे? 14वीं सदी। ठीक है, और गंगा देवी की रचना क्या है? मधुरा विजयम। अब मधुरा से आपको क्या याद रखना है? मदुरै। क्या याद रखना है बच्चों? मदुरै। ठीक है, अब बोलोगे मदुरै क्यों? ठीक है, तो इनके जो पति हैं कंपन राय, ठीक है, ये मदुरै पर विजय प्राप्त किए थे। तो इनके विजय के बारे में जो वर्णन है, विजय की जो घटना, मतलब इसमें क्या क्या हुआ, इसी की चर्चा ये जो है गंगा देवी ने इस पुस्तक में मथुरा विजयम में किया है। ठीक है, आई होप बच्चों आप ये याद रख पाओगे। ठीक है, कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी, गंगा देवी का कौन सा रचना है? मधुरा विजयम है। और मधुरा विजयम में किस बात की चर्चा है? तो वो उनके पति जो कंपन राय हैं वो मदुरै को जब जीते थे, तो मदुरै से मधुरा याद कर लोगे, मधुरा याद कर लोगे, और विजयम से विजय याद कर लोगे। ठीक है, इस तरह से आगे। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी आने का पूरा चांस है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। तो बच्चों आधुनिक की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आधुनिक में पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध है। कौन है प्रसिद्ध है बच्चों? पंडिता क्षमा राव। ठीक है, अब आओ पंडिता क्षमा राव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि वो कौन थी और क्या क्या उन्होंने की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बच्चों पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित है। ठीक है, अब वो इनके जो पिताजी थे ये भी बहुत बड़े साहित्यकार थे। ठीक है, तो ये पंडिता क्षमा राव अपने पिता की जीवनी लिखी है, और उस जीवनी का नाम क्या है बच्चों? शंकर चरितम। क्या है? शंकर चरितम। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि शंकर चरितम किसकी जीवनी है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, इनकी है, शंकर पांडुरंग पंडित की ये जीवनी है। किसने लिखी है? तो उनकी पुत्री पंडिता क्षमा राव ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद ये पंडिता क्षमा राव जो है बच्चों, पंडिता क्षमा राव जो है ये गांधी जी के दर्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। किनके दर्शन से? गांधी जी के दर्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो गांधी जी बहुत जगह क्या करते थे? सत्याग्रह करते थे ना बच्चों, गांधी जी सत्याग्रह करते थे। तो गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव ने, कौन? पंडिता क्षमा राव की चर्चा चल रही है बच्चों। पंडिता क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता की रचना की। फिर उसके बाद मीरा लहरी, ठीक है, मीरा लहरी, उसके बाद कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति, इन सारे, ठीक है, साहित्य की उन्होंने रचना की। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक क्षमा राव के बारे में लिखे, तो ये सारे इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार देख लोगे। ठीक है, अब पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। किस युग में शास्त्र एवं काव्य की रचना एवं संरक्षण में ऋषि पत्नियां यानी ऋषिका दक्षित थी या सावधान थी, काफ़ी ज़्यादा कामरत थी, कार्य करती थी? तो ये वैदिक युग में। किस युग में बच्चों? वैदिक युग। अब बताओ वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4, ऋग, यजुर, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, तो कितने प्रकार के वेद हैं बच्चों? 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, उसके बाद चलो आ जाओ, अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं की चर्चा हुई, कितनी कवित्रियों की चर्चा है? 5। ठीक है, पंच। अथर्ववेद में कितनी की चर्चा है? 5। उनका नाम क्या है बच्चों? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और
बागाम भ्रेनी, ये भी याद कर लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक, आगे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में देखना, नहीं आया तो फिर जो बोलो। ठीक है, एग्ज़ाम में हर हाल में क्वेश्चन लड़ेंगे आपको। ठीक है, तो पूछा जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, तो बच्चों पहले यहाँ देख लो कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है। क्या है? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी है। बच्चों ये अपनी पत्नी को, याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी को आत्मज्ञान, किस बात की आत्मज्ञान, अपनी पत्नी को आत्मज्ञान की शिक्षा देते थे। क्या देते थे? याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को, ठीक है, या मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यह बातें कहाँ लिखी गई है? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को, ठीक है, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ये चर्चा कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में यह बातें बताई गई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस उपनिषद में बताई गई है? तो याद कर लोगे, बृहदारण्यक उपनिषद में बताई गई है। और ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी, या मैत्रेयी के पति का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य। ठीक है, ये याद कर लोगे। उसके बाद याज्ञवल्क्य जो है मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा देते थे? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किनके सभा में देखो शास्त्र पढ़ना होता है ना, शास्त्र का चर्चा होता है। जिस तरह आज हम लोग किसी महापुरुष को क्या करते हैं, किसी अवसर पर बुलाते हैं और वो वेद का उच्चारण करते हैं, कहानी सुनाते हैं, सत्संग वगैरह बहुत बड़े बड़े ना जो सत्य का अन्वेषण करना होता है वो करते हैं। तो ठीक उसी तरह बच्चों जनक की सभा में शास्त्र पढ़ने के लिए, ठीक है, कौन सी विद्वान महिला थी? ठीक है, गार्गी थी। कौन थी बच्चों? गार्गी थी। ठीक है, ये विद्वान महिलाएं वहाँ पर, ठीक है, सभा में आई थी शास्त्र को पढ़ने के लिए। तो किसके सभा में आई थी बच्चों? जनक की सभा में। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जनक की सभा में, ठीक है, विद्वान शास्त्र पढ़ने के लिए कौन सी विदुषी यानी कि महिलाएं, कवित्री जो थी वो आई थी, तो उसका नाम क्या है बच्चों? गार्गी। क्या नाम है? गार्गी। और किनकी सभा में आई थी वो? जनक की सभा में। क्या पढ़ने आई थी? शास्त्र। क्या? शास्त्र बताने आई थी। ठीक है, शास्त्र के बारे में बताने आई थी। ठीक, आगे संस्कृत साहित्य में कुल 40 कवित्री का चर्चा है। कितना है बच्चों? 40 कवित्री का। 40 में सबसे प्रथम नंबर पे किसका स्थान आता है? सबसे 1 नंबर पे किसको रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी। तो 40 कवित्रियों में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? विजय भट्टारिका। क्या है? विजय भट्टारिका। उसका दूसरा नाम भी है बच्चों विजयंका। विजय भट्टारिका अर्थात विजयंका जो है नंबर 1 पोजीशन पर, 40 कवित्री में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर किसको रखा गया है? विजय भट्टारिका का। उसको ब्रैकेट में मैंने नाम भी लिखा है, उनका दूसरा नाम क्या है? विजयंका है। और विजयंका कौन थी? ये चालुक्य वंश के राजा। किस वंश के? याद कर लो, चालुक्य वंश के। चौ से चालुक्य, चौ से चंद्रादित्य। तो इसको याद रखने में आपको फायदा होगा। चालुक्य वंश के थे चंद्रादित्य। कौन थे? चंद्रादित्य की रानी थी। कौन? विजय भट्टारिका या विजयंका। किन की रानी थी? चंद्रादित्य की। और चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है, तो विजयंका नंबर 1 पोजीशन पे आती है। 40 कवित्री में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे कौन आती है? विजयंका। ठीक है, और बच्चों विजयंका का रंग कैसा था? श्याम वर्णा। कैसा था? श्याम वर्णा। विजयंका का रंग कैसा था? श्याम वर्णा। ठीक है, और विजयंका को दंडी ने, विजयंका यानी कि विजय भट्टारिका एक ही चीज़ है बच्चों, विजय भट्टारिका यानी विजयंका को, ठीक है, दंडी ने क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। यहाँ से ये जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो और याद कर लोगे। विजयंका किन की पत्नी थी और चंद्रादित्य किस वंश के थे और विजयंका का रंग कैसा था? श्याम वर्णा। और किसने विजयंका को ठीक है क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। तो दंडी ने कहा। किसने कहा? दंडी ने। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ व्याकरण के खंड उठाए हैं, इसको गौर से देख लो बच्चों। टाप लगता है ना, टाप जिसमें लगेगा, जिससे कि यहाँ टाप लगेगा तो जो पहला अंत का जो अक्षर है, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर जो है उसमें हर्षिकर और का लग जाता है। क्या लग जाता है? देखो, का री का। ठीक है, लेखक में टाप लगा तो लेखिका। देख रहे हो? ठीक है, लेखिका। गायक में लगा तो गायिका। नायक में लगा नायिका। वाचक में लगा वाचिका। विधायक में लगा विधायिका।
योजक में लगा तो योजिका, धारक में लग गया टाप पड़ता है तो धारिका, और पालक में लग गया टाप पड़ता है तो पालिका, ठीक है, और गायक में लग गया टाप पड़ता है तो गायिका। तो आपको परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों कि गायक जोर टाप पड़ता है, क्या टाप पड़ता है तो क्या बनेगा बच्चों, तो आपको ऑप्शन में आएगा गायिका, ठीक है। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है। अच्युत राय की रानी का नाम तिरुमलांबा था। क्या नाम था बच्चों, अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलांबा, ठीक है। और तिरुमलांबा की रचना, तिरुमलांबा की मैंने रचना लिखा है, तिरुमलांबा की रचना का नाम है वरदाम्बिका परिणय। क्या नाम है, वरदाम्बिका परिणय, ठीक, ये याद रखोगे। अब आ जाओ यहाँ से, मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया। ये जो बच्चों चैप्टर है ना, ये फुल्ली महिलाओं के, ठीक है, बारे में लिखा हुआ है, महिलाओं का वर्णन है इसमें, ठीक है, महिलाओं के शक्ति के बारे में, महिलाओं के नॉलेज के बारे में इस पाठ में आपको बताया गया है, ठीक है। अब आओ, गंगा देवी, विजयंका और तिरुमलांबा का समय बताइए, इन सब का क्या समय था, किस काल में, किस सदी में ये सब अपना काम की है संस्कृत साहित्य में, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने संक्षिप्त एक डेटा बनाया है, एक ग्राफ, ये क्या बोलते हैं, एक संक्षिप्त ना निचोड़ निकाला है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक, ले लिया। अब समझो, चंद्रादित्य जो थे वो किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। चौसे चंद्रादित्य, चौसे चालुक्य, ठीक है, ठीक है। चंद्रादित्य की रानी का नाम विजयंका, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया बच्चों विजय भट्टारिका। ये भी पूछा जाता है कि विजयंका का दूसरा नाम क्या है, विजय भट्टारिका, ठीक है, क्या नाम है, विजय भट्टारिका। और याद है बच्चों, इन्हीं को ठीक है, सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दंडी ने इन्हीं को कहा, पिछले स्लाइड पे मैंने आपको बताया, ठीक है। इनको सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया, किनके द्वारा, दंडी के द्वारा, विजयंका को ही, ठीक है। और इनका जो रचना है, रचना में कुछ नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कुछ बताया नहीं गया आपके चैप्टर में। और इनका जो समय है, विजयंका का समय क्या है, 8वीं शताब्दी, क्या याद रखना है, 8वीं शताब्दी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। मैंने हाँ जानबूझकर वही चीज़ें लिखा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक भी ना एडवांस चीज़ें नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, आपको इसको ना बढ़िया से समझना है। कंपन राय, परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस स्लाइड को जरूर देख के जाना और फिर देखना कि कितना मज़ा आता है एग्जाम में, ठीक है। कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी, ठीक है, और ये गंगा देवी कहाँ की रहने वाली, अंतःपुर की, ठीक है। और इनकी रचना देख रहे हो, यहाँ पे रचना लिखा हुआ है। तो कंपन राय ये गंगा देवी की रचना का नाम क्या है, मथुरा विजयम, मैंने पिछले स्लाइड पे भी बताया था। और मदुरई विजय ना, मदुरई पर विजय जब प्राप्त किया था कंपन राय ने, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये मदुरा विजयम एक ना इनकी काव्य है, उनमें अपने पति के विजय के बारे में ही चर्चा की है, लिखी है, ठीक है। और इनका समय क्या है, 14वीं सदी, क्या है बच्चों, 14वीं सदी इनका टाइम है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी ऑप्शन में रहेगा आपको, 8वीं सदी, 14वीं सदी, 16वीं सदी, आपको क्या मानना है, 14वीं सदी, ठीक है। उसके बाद मैंने याज्ञवल्क्य के बारे में पिछले स्लाइड पर बताया था। याज्ञवल्क्य जो है उनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी है, और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद से हमें प्राप्त होता है। और वह अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। कौन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है, तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी का नाम क्या है, तिरुमलांबा। और तिरुमलांबा ने क्या लिखी है, रचना क्या की है, वरदाम्बिका परिणय। और इनका समय क्या है, तिरुमलांबा का समय क्या है, 16वीं सदी, क्या है, 16वीं सदी, ठीक। आगे आ जाओ, शंकर पांडुरंग पंडित, यहाँ पति नहीं है, ठीक है बच्चों, ये इनके पिता हैं, पंडिता छमाराव के, शंकर पांडुरंग पंडित, ठीक है। और पंडिता छमाराव जो है इनकी क्या है, पुत्री है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1890 में, और मृत्यु कब हुआ, 1953 में, ठीक है। तो ये पंडिता छमाराव आधुनिक युग की हो गई, ठीक है, आधुनिक समय की हो गई बच्चों। तो इनका समय क्या है, आधुनिक। पंडिता छमाराव किसके लिए फेमस है, किस काल में फेमस है, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक में, ठीक है। तो पंडिता छमाराव का समय क्या है, आधुनिक। और इन्होंने लिखी क्या है, शंकर चरितम। शंकर चरितम इनके पिता की ही एक जीवनी है, अपने पिता के बारे में ही, ठीक है, इसमें लिखा है। और इनका रचना क्या है, शंकर चरितम, ठीक। आगे
वर्तमान लेखिका के बारे में बताना है आपको। वर्तमान में संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन कौन फेमस है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो वर्तमान में बच्चों कौन है? वर्तमान में है पुष्पा दीक्षित, ठीक है, वर्णमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये 3 नाम आपको वर्तमान लेखिका में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्री की चर्चा है? लौकिक वाले में 40 संस्कृत कवि, ठीक है, साहित्य कवित्री की क्या है? चर्चा है। संस्कृत साहित्य कैसा है? मैं बच्चों मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, संस्कृत साहित्य क्या है? विपुल है या विशाल है? आधुनिक काल की कवित्री में प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल की बात चल रही है तो पंडिता क्षमा राव। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में कितने कवित्री का वर्णन है? तो बच्चों ऋग्वेद में 24 का है और अथर्ववेद में कितना था? 5, ऋग्वेद में 24। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ये जो PDF है इसका हम नोट जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसे, ठीक है, नोट डाउन कर लोगे और 1-2 बार उसे अच्छे से पढ़ लोगे और नोट बना लोगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। हम आएंगे आपके लिए अगले क्लास में लेकर 2-3 चैप्टर को मिक्स करके हम लेके आएंगे, ताकि बहुत जल्दी हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे ऑब्जेक्टिव हमारा ना छूटे। क्योंकि यहाँ पर संस्कृत में बच्चों कितना है? 50 नंबर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में है, तो हमें 50 नंबर लाना है संस्कृत ऑब्जेक्टिव का भी। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया, इसमें सब्जेक्टिव के बारे में भी आपको बताया गया था। तो ये PDF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF का लिंक ले लो, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो और इसको याद कर लेना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।